नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बिहार में जातिगत गणना होते ही अब विपक्ष पूरे देश में जातिगत गणना कराने की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जातिगत जनगणना से पूरे देश का भविष्य सुधरेगा। लेकिन आज की इस चर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जातिगत जनगणना में किसका भविष्य है, विपक्ष का या देश का। तो इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, श्री प्रकाश जी। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर मेरा इसी के साथ पहला सवाल आपसे यही है कि जब भी जातिगत जनगणना की बात आती है तो हिंदुओं को क्यों जातियों में बांट दिया जाता है, जबकि जो अन्य धर्म है उनमें भी जातियां होती हैं। क्यों उन्हें एक ब्लॉक की तरह देखा जाता है और सिर्फ हिंदू धर्म को ही जातियों में बांट दिया जाता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अन्य मतावलंबियों में भी जातियां हैं, लेकिन उनको एक समूह के रूप में देखा जाता है। हिंदू समाज की जातियों को जानबूझ करके उभारा जाता है। ये अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई रणनीति है। आपको जानकारी में होगा ही कि बांटो और राज करो की राजनीति ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत के संदर्भ में अपनाई गई, और अभी जो राजनीतिक दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उसके पीछे उनकी वही सोच है, समाज को बांटो और सत्ता में वापसी करो या सत्ता को बनाए रखो। तो ये जो जातीय जनगणना का विचार है ये समाज को बांटो और राज करो की नीति से ही प्रेरित है। लेकिन सर ये सोच समय समय पर अलग अलग क्यों दिखती है? जैसे हम देखें, जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने बोला कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उससे पहले इंदिरा गांधी का बयान आया कि हमें जातिवाद को हटाना है, जातिवाद बहुत बड़ा दुश्मन है। और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने बयान दिया कि जातिगत जनगणना से ही जो गरीब हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, उनका भला हो पाएगा। तो ये अलग अलग समय पर एक ही पार्टी के द्वारा अलग अलग बयान क्यों दिए जाते हैं? देखिए, पहली बात तो मनमोहन सिंह जी का जो बयान था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि जो संसाधन है वो सबके साझा हैं। किसी एक वर्ग के, किसी एक धर्म विशेष के या किसी एक जाति के विशेष के संसाधन नहीं होते। हम ऑक्सीजन को बांट नहीं सकते, सूरज की धूप को बांट नहीं सकते, सरोवर के जल को बांट नहीं सकते, समुद्र के जल को बांट नहीं सकते। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनको जातीय स्वरूप देना, उसको धार्मिक स्वरूप देना, यह दिमागी दिवालियापन है। जहाँ तक जाति का सवाल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे जीवन जाति को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी पुस्तक दी, जिसको आज बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन बाबा साहब यह भी कहते थे, जाति एक ऐसी बीमारी है कि जो आसानी से खत्म नहीं होगी। जाति है, जाति ही नहीं। दूसरी बात वो कहते थे कि जाति का स्वरूप सांप्रदायिक होता है। जब भी जाति के आधार पर आप गणना करेंगे, राजनीति करेंगे, या आप चुनाव में जातिगत आधारों पर कार्य करेंगे या पॉलिसीज बनाते हुए जाति को सामने रखेंगे, तो इससे देश का भला नहीं होने वाला। और जो जाति खत्म करने का विचार, जातीय भेदभाव खत्म करने का विचार बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था, जो स्वप्न उन्होंने देखा था, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। सर बाबा साहब अम्बेडकर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम कांग्रेस काल में देखें तो जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उन्हें भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया। उन्हें चुनाव हरवाने में भी जवाहरलाल नेहरू का ही नाम सामने आता है। तो इन सब बातों को देखें और आज का जो बयान देखें राहुल गांधी का, दलितों का मसीहा जो वो आज बन रहे हैं, तो कांग्रेस की सच्चाई को मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने रखें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में ही कई बार कांग्रेस को और नेहरू जी को कटघरे में खड़ा किया। पंजाब की एक रैली में 1951 में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हजारों प्रमाण हैं कि नेहरू सरकार ने अल्पसंख्यकों का पक्ष लिया है
उनको बढ़ावा देने का कार्य किया है, लेकिन उनके पास एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिसमें वो अनुसूचित जाति, जनजाति या वंचित समाज के लिए कोई बड़ा कार्य उन्होंने किया हो। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ और तमाम लोग दमित पीड़ित होकर के भारत की तरफ भागे, उस वक्त भी बाबा साहब ने नेहरू जी को पत्र लिख करके कहा था कि जो दलित समाज है, जो अनुसूचित समाज है, जो वाल्मीकि समाज है विशेष करके, वह इस धर्म परिवर्तन का मूल टारगेट है। इनको बचाने का प्रयास करना चाहिए, इनको भारत लाने का प्रयास करना चाहिए। तो बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ही कांग्रेस की राजनीति पर तमाम प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया है, एक प्रश्न खड़ा किया था और उसका जवाब कांग्रेस को या गांधी जी के द्वारा देते नहीं बना था। लेकिन बाबा साहब ने जो कल्पना की थी कि समाज से जाति को खत्म कर देंगे, ये जातीय जनगणना उस स्वप्न के विरुद्ध कार्य करती है, या कह लीजिए जो स्वप्न उन्होंने देखा था इस जातीय गणना से कभी भी संभव नहीं हो सकेगा। सर, जब हम जातीय जनगणना की बात करें तो चंद्रशेखर जैसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बाबा साहब का नाम लेकर जो खुद को स्थापित करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी राजनीति को लेकर? बाबा साहब के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उन्होंने जो स्वयं लिखा वो पढ़ना चाहिए। उनके नाम पर राजनीति करने वालों की समझ तभी विकसित हो सकती है जब वो वास्तव में बाबा साहब के आदर्शों को पूरा करना चाहते हो। मैं भीमसेना के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, उनका आपने नाम लिया, मैं तो जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो समाज का भला नहीं कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति में वंचित समाज को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, घृणा से कभी घृणा समाप्त नहीं होती, द्वेष से कभी द्वेष समाप्त नहीं होता, लोभ से कभी लोभ समाप्त नहीं होता। अगर समाज को परिवर्तित करना है तो इसको घृणा मुक्त बनाना पड़ेगा, द्वेष रहित बनाना पड़ेगा, सामाजिक न्याय देना पड़ेगा, सबको मुख्यधारा में शामिल करना पड़ेगा, सबके हाथ पकड़ने पड़ेंगे, सबके सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा, तब समाज बनता है। ये जो तथाकथित नेता हैं, इनका उद्देश्य देश बनाना नहीं है, समाज बनाना भी नहीं है, इनको स्वयं की राजनीति के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना है। अब सर हम आ जाते हैं बिहार पर। बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुई, तो सर अभी लोकसभा चुनाव के एन वक्त पहले ही क्या सूझा था नीतीश सरकार को, जो जातिगत जनगणना उन्होंने सार्वजनिक किए हैं जो आंकड़े? नहीं, देखिए, सबको राजनीति करनी, वो भी राजनीति कर रहे हैं, सूझा क्या? बिल्कुल प्लान्ड तरीका है। उनको था कि हम अदर बैकवर्ड क्लास की राजनीति करते हैं, ओबीसी की राजनीति करते हैं, तो वो उस ओबीसी राजनीति में ईबीसी जो अन्य, उसमें आर्थिक रूप से और जो पिछड़ा वर्ग है उसकी भी राजनीति वो करते हैं। तो इससे उनका लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इतने सालों सत्ता का लाभ लिया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो प्रश्न तो उन्हीं से बनता है कि आपको पहले से सच्चाई पता थी, आप ओबीसी समाज के नेता माने जाते रहे, आपने क्या कल्याण किया? उसके पहले लालू प्रसाद यादव जी रहे, उनकी पत्नी रही, ये सब भी तो ओबीसी समाज से आते हैं। और ओबीसी समाज की जहां तक बात है, जिसको सबसे बड़ा समाज माना जाता है, अगर देखा जाए तो मोदी जी स्वयं उस समाज से आते हैं। तो आज भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री जी से बड़ा तो कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई बड़ा नेता भी नहीं है, और जितना जन कल्याणकारी स्वरूप उनकी नीतियों का रहता, किसी अन्य नेता का भी नहीं रहता है। वो तो राष्ट्रीय परिदृश्य में सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में स्वयं को महत्वपूर्ण बनाने के लिए नीतीश जी ने, उनकी पार्टी ने या उनके समर्थक समुदाय ने ऐसा कार्य किया है। बिल्कुल सर, ये सवाल तो आज उठता है कि जिस तरीके से वो अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं, लेकिन लालू यादव वहां पे लगातार बने हुए हैं, जो गरीबों का भला करने के लिए आए थे, लेकिन खुद ही धनवान बन गए, गरीब तो वहीं गरीब है। अगर हम अखिलेश यादव के बयान की बात करें तो अखिलेश यादव की सरकार थी, या फिर जब मुलायम सिंह यादव का समय था, तब भी
जो उत्तर प्रदेश है उसमें जातिगत हिंसा का वो शिकार रहा था। और अगर हम मायावती की बात करें तो वो दलितों का नाम लेकर जरूर आई थी, लेकिन दलितों का उद्धार उनके भी शासनकाल में नहीं हुआ। लेकिन जो आज ये सब लोग एक ही बोल में बोल रहे हैं, तो एक तो सर इसका सीधा जाता है कि ये इन्हें राजनीति की चाबी चाहिए, सत्ता की चाबी चाहिए। दूसरा सर, आपको नहीं लगता कि ये हिंदू जो हमारा बहुसंख्यक समाज है उसको तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र रचा गया है? नहीं, देखिए, हिंदू समाज को तोड़ना जोड़ना एक अलग विषय है। मुलायम सिंह जी की राजनीति, अखिलेश यादव की राजनीति एक मुस्लिम और यादव के गठबंधन पर चलती थी और उसी ने उनको सत्ता दिलाई। मोदी जी की राजनीति ने, उनके व्यापक प्रभाव ने चुनावों में जाति को गौड़ बना दिया। चुनाव में जाति महत्वपूर्ण नहीं रही थी, विकास का एजेंडा महत्वपूर्ण हुआ। और लेकिन जिन लोगों को अपने जातीय गठबंधनों के माध्यम से सत्ता मिलती रही, जिनको जातीय आधार पर सत्ता मिलती रही, उनको पुनः लगा कि इसको उभार करके पुनः सत्ता में आया जा सकता है, क्योंकि मोदी जी की राजनीति ने चुनाव में जातीय संवर्ग को बहुत हद तक प्रभावित किया। और जो जातीय स्वरूप भारतीय राजनीति का था वो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बहुत गौड़ रहा, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। तो यही वजह है कि जो विपक्ष है वो बार बार जाति का मुद्दा जो है वो देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सत्संग करने नहीं आए हैं, सभी सत्ता में आने के लिए प्रयास करते हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल इन केन प्रकारेण सत्ता में आना चाहता है। कभी वो उचित रास्ता अपनाते हैं, कभी भी अनुचित रास्ता अपनाते हैं, लेकिन ये जाति का जो रास्ता अपनाया जा रहा है ये देश के लिए बहुत घातक है, समाज के लिए बहुत घातक है। जो जातीय विद्रूपताएं थी वो पुनः उठेंगी, जातीय हिंसाएं भड़क सकती हैं, एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी भड़क सकती है। जैसे मैंने कहा ना कि जाति का स्वरूप सांप्रदायिक होता है, वो स्वरूप भी हमारे सामने आ सकता है। आप अगर पंजाब की राजनीति का विश्लेषण करें तो वहां पर जातीय स्वरूप हिंसा का देखने को 2012 के आसपास मिला था, तो वो फिर से उभर सकता है। तो ये किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए घातक है। और आपके माध्यम से मैं एक गांधी जी की चिंता जरूर साझा करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। 1932 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडर्नल ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, पृथक चुनाव संवर्ग दिया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे, उस वक्त गांधी जी ने रेमजे मैकडोनाल्ड को पत्र लिखा कि आपने भारतीय समाज में जहर बांटने का काम किया है। ये जो जातीय जनगणना की बात है ये जहर की भांति है, समाज को इतना दूषित कर देगी कि समाज आपस में एक दूसरे से लड़ता नजर आएगा। सर, 1932 का आपने जिक्र किया, मैं बस 1 साल पहले जाना चाहूंगी 1931 में। 1931 के दौरान अगर हम देखें तो जो जातियों की संख्या थी वो 200 से भी कम थी, लेकिन आज हम उनकी संख्या देखें दुगनी तिगनी हो गई है। तो ऐसे जातियां कैसे बढ़ गई? ये देखिए, जातियों का जो स्वरूप है उसमें बढ़ोतरी इसलिए हुई कि सब जातियां जो हैं, उपजातियां जो हैं, उसकी भी राजनीति महत्वपूर्ण हो गई। और आजादी के उपरांत खास करके जो 90 का दशक है, जब मंडल कमंडल का संदर्भ आता है, तो निसंदेह भगवान राम के मंदिर के लिए एक आंदोलन चल रहा था, उसको भी ताकत मिली। लेकिन ओबीसी की जो राजनीति है, अति पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति है, या दलित समाज में भी जो अति वंचित समाज की जो राजनीति है, उसमें उपजातियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। उनके नेता भी प्रमुख रूप से सामने आए, तो उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और नतीजा आज हम अपने ही समाज को कहीं न कहीं जाति से पीड़ित पाते हैं। चलिए सर, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बस एक कोई छोटा सा कमेंट आप जातिगत जनगणना पर जो भी आप अपनी तरफ से कहना चाहें। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि गांधी जी ने इसको जहर की भांति बताने की कोशिश की। ऐसा पत्र उन्होंने
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड को लिखा था। बाबा साहब इसके स्वरूप को सांप्रदायिक मानते हैं। मेरा भी मानना है कि इससे भारतीय राष्ट्र का, भारत राष्ट्र का कोई लाभ नहीं होने वाला, उल्टा जातिगत द्वेष बढ़ेंगे, विवाद बढ़ेंगे और जो राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए जातीय जनगणना का पक्ष ले रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।